कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। हिस्ट्री में आपके जो कला एवं संस्कृति के लेक्चर थे वो कहीं मिस हो गए, और मिस होने के कारण जो कहीं ना कहीं जो एक लय थी वो ब्रेक हो रही है। अब ब्रेक होने का कारण समय व्यस्तता, पर आज हम चित्रकला को हम देखेंगे। और चित्रकला जो है उसकी शुरुआत करेंगे। लास्ट वीडियो में हम ओवरव्यू देख चुके थे। अब चित्रकला की क्या विशेषता है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है भारतीय चित्रकला, इंडियन पेंटिंग। अब भारतीय चित्रकला है, इसकी वो विशेषता पूछता है कि आप उसकी विशेषताओं के बारे में बताइए, आप उसकी विशेषताओं का अच्छा वर्णन कीजिए। तो ये तब समझ में आता है जब आपने पूरी पढ़ चुकी हो तब समझ में आता है। पर मैंने आपको पूरी की पूरी चित्रकला का ओवरव्यू आपको देख चुका हूं, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ गई कि चित्रकला की विशेषता क्या हो सकती है। तो भारतीय चित्रकला की एक सबसे पहली विशेषता थी कि इसमें धार्मिक तत्वों का समावेशन है। सबसे पहली विशेषता क्या है? धार्मिक तत्वों का समावेशन। इसमें धर्म की कुछ बातों को बहुत अच्छे से संवारा गया, सजाया गया। जैसे आपको जैन धर्म के चित्र दिखाई देंगे, आपको बौद्ध धर्म से, आपको ब्राह्मण धर्म से संबंधित चित्र दिखाई देंगे। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय चित्रकला की, खासकर प्राचीन कालीन भारतीय चित्रकला की एक विशेषता रही। क्योंकि मध्यकाल में विदेशी शक्तियां रही, जिसमें मुगल रहे, मुगल के साथ में आपको अन्य भी दिखाई दिए। और उस समय में धार्मिक चित्र नहीं बने, उस समय पर्यावरण से संबंधित ज्यादा चित्र बने। तो दूसरी विशेषता निकल कर आई पर्यावरण से संबंधित चित्रों का वर्ण। पर्यावरणीय प्रभाव भी रहा हमारी भारतीय चित्रकला पर। शिकार करते हुए, बागान में घूमते हुए, युद्ध करते हुए ये चित्रों का वर्णन किया गया। तो युद्ध हम अभी अब आपको आगे बताएंगे। तो उस समय में आपको पर्यावरणीय तत्व भी ज्यादा दिखाई देगा। साथ में आपको सामाजिक दशाओं का वर्णन भी ये आपको चित्रकला में दिखाई देगा। सामाजिक कला मतलब सामाजिक जो दशाएं थी, जैसे युद्ध में चित्र का वर्णन किया गया कि युद्ध के बाद में किस प्रकार से परिवार दुखी है, उसका वर्णन किया गया। एक महिला है जो बगान की ओर जा रही है, मतलब झरने की तरफ जा रही है, उसका चित्रण किया गया। शिकार किया जा रहा है, उसका चित्रण किया। मतलब ये पता चला कि भैया समाज कैसा है। ये प्रमुख विशेषता रही। और ये विशेषता खासकर सामाजिक दशा वाली जो चित्रकला की विशेषता रही, ये आपको आधुनिक काल की चित्रकला में दिखाई देंगी। खासकर पटना और कलकत्ता वाली जो चित्रकला है, जो प्रमुख केंद्र रहे आधुनिक काल के, आपको वहां पर बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें, जो हमारे आधुनिक हमारी चित्रकला की बहुत अधिक विशेषता रही, उसमें आपको एक आदर्शवाद भी दिखाई देगा। आदर्शवाद का मतलब यह है कि जो तत्व है और जो कंटेंट है उसका हूबहू उसी रूप में चित्रण किया जाना जिस प्रकार से साहित्य में बोला गया है। जैसे आपने मूर्तिकला के अंतर्गत देखा कि उसमें 3 प्रकार की मूर्तिकला थी। 3 प्रकार में जो मध्य की मूर्तिकला और दक्षिण की मूर्तिकला थी, जिसमें आपको मथुरा और आप अमरावती मूर्तिकला जानते हो। इन मूर्तिकलाओं में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो साहित्य में लिखा गया था उसी को ध्यान में रखकर मूर्तियों का अंकन किया गया। उसी प्रकार से चित्रकला में भी आपको वहां पर दिखाई दे, बुद्ध से संबंधित अगर चित्रकला आपको दिखाई देंगी तो बुद्ध से संबंधित जो भी चित्रकला रहेंगी उसमें आपको दिखाई देगा कि उसमें आदर्शवाद को रखा गया। भूमि को छूते हुए, आशीर्वाद देते हुए, वो पद्मासन में बैठे हुए, ये सब चित्र बनाए गए। तो ये कहीं ना कहीं आदर्शवाद को हमें बताता है कि हमारे जो चित्रकला है उसमें आदर्शवादी तत्व भी बहुत अधिक विद्यमान है। और साथ में यदि हम एक और बात करें तो उसमें आपको
नामहीनता भी दिखाई देगी। नाम विहीनता, ये नाम विहीनता का मतलब ये है, ये मैं यहां पर लिख देता हूं, नाम विहीनता। नाम विहीनता का मतलब है कि वर्तमान में यदि आप कोई चित्र देखते होंगे तो चित्र ऐसा बना रहता है और लास्ट में नोट करके लिखा रहता है और कहा जाता है ये पेंटर के द्वारा बनेगी। पर आपको नाम विहीनता भी भारतीय चित्रकला की एक प्रमुख विशेषता रही, वो भी खासकर जैन चित्रकला में। इस चित्रकला में, जैन चित्रकला में, और जैन चित्रकला में कभी भी जो चित्र बनाएगा उसके नीचे नहीं कुछ भी लिखा गया। आपको मैं जैन चित्रकला बनाऊंगा किस प्रकार से बने, उसमें भाव की कहीं ना कहीं आपको उपेक्षा दिखाई देंगी। जो तत्व रहता है चित्र में कि भाव रहना चाहिए वो नहीं दिखाई देगा आपको। केवल व्यक्ति ऐसा खड़ा है और बस आप देखोगे और समझोगे बस। तो आपको जैन चित्रकला में एक विशेषता दिखाई देगी, नामहीनता। पर आगे चलकर चित्रकार के नाम नहीं लिखे गए, परंतु आपको जिसका चित्र बनाया गया है उसका नाम लिखा गया। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जिसका चित्र बनाया गया उसका भाव नाम लिखा हुआ। ये खास विशेषता रही भारतीय चित्रकला की। अब हम विकास क्रम देखते हैं भारतीय चित्रकला का एक एक करके, और उस विकास क्रम के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि कहां कहां पर क्या क्या विशेषता रही। तो हम प्राचीन कालीन चित्रकला देखते हो। प्राचीन कालीन चित्रकला में जब हम जाएंगे तो हम प्राचीन काल को हमने 3 भागों में बांटा था। यदि हम प्राचीन काल को देखते हैं तो प्राचीन कालीन चित्रकला की बात करेंगे तो सबसे पहले लिख लेते हैं प्राचीन कालीन चित्रकला। तो प्राचीन कालीन चित्रकला को हमने, प्राचीन काल को ही हमने 3 भागों में बांट दिया था। और प्राचीन काल को जब हमने 3 भागों में बांटा तो सबसे पहले कौन सा काल आया? प्रागैतिहासिक काल। कौन सा काल आया? प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल को भी हमने क्या किया? 3 भागों में बांटा था। और 3 भागों में जब हमने बांटा प्रागैतिहासिक काल को, तो सबसे पहला आया पूरा पाषाण काल, दूसरा आया मध्य पाषाण काल, और तीसरा आया नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मनुष्य, क्योंकि ये समय जो रहता है ये हिम युग का माना गया, और हिम युग में जो मनुष्य था वो मनुष्य गुफाओं में रहता था, और गुफाओं में रहने के कारण इस समय में आपको यहाँ पर गुफाओं के अंतर चित्र ज्यादा दिखाई देंगे। परंतु इसके बाद में चित्रों की जो सबसे अधिक संख्या रही वो आपको मध्य का पाषाण काल और नवपाषाण काल में दिखाई देंगे। और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में आपको सबसे अच्छे अगर चित्र दिखाई देंगे तो वो दिखाई देंगे भीम बेटिका में। कहाँ दिखाई देंगे? भीम बेटिका में, मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज जिले में आपको दिखाई देंगे। जो मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अच्छे चित्र है। और इस चित्रकला की खास विशेषता ये रही, यदि हम विशेषता की बात करें, अगर हम इस भीमबेटिका की चित्रकला की विशेषता की बात करें तो इस विशेषता में खास विशेषता रही कि इससे पता चला कि भैया समाज में विभाजन था कि नहीं, और विभाजन लिंग के आधार पर था कि नहीं, मतलब स्त्री और पुरुष में भेद शुरू हो चुका था कि नहीं। इसी से पता चला कि व्यक्ति का जीवन जो था वो जीवन किस प्रकार से जीता था। खानाबदोश जीवन जीता था, जगह जगह घूमकर जीवन जीता था, कि वो उसने एकत्रित करके, वस्तुओं को एकत्रित करके एक जगह पर जीवन जीना शुरू करा। अगर वो जीवन जीना शिकार के आधार पर कर रहा है तो शिकार किस प्रकार के जानवरों का कर रहा है, वो बड़े जानवरों का कर रहा है कि छोटे जानवरों का कर रहा है। मतलब आप जब पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको मैं पत्थरों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि पाषाण मतलब पत्थर और पाषाण मतलब पत्थर। क्यों? क्योंकि इस समय में पाषाणों का उपयोग करके मनुष्य ने अपने जीवन को कहीं ना कहीं व्यतीत करने की कोशिश की। तो पूरा पाषाण काल में जो चित्र बने वो बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करते हुए बने, उसमें भाले का प्रयोग किया गया, जिसके कारण उनकी गति कहीं ना कहीं कम होती थी। पर मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल आते आते उनके द्वारा बड़े जानवरों के साथ साथ छोटे जानवरों का भी प्रयोग किया जाने लगा शिकार के लिए, मतलब शिकार करने के लिए। उन्होंने शिकार छोटे जानवरों का भी किया। तो जो बताता है कि भैया पत्थरों के कारण हम उनका जीवन कहीं ना कहीं सरल होते चले गए। पहियों का प्रयोग किया तो पाषाण के माध्यम से पहियों का निर्माण किया। ये सब बातें हमें लिखी हुई नहीं मिली, कोई साहित्य में नहीं मिली, किसी विदेशी ने विवरण नहीं दिया, बल्कि ये सब जानकारी हमें चित्रों के माध्यम से मिली। और चित्रों के माध्यम से भी सबसे ज्यादा कहाँ पर मिली? भीम बेटिका में मिली। भीम बेटिका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज जिले में आपको दिखाई देगा। इसके अलावा यदि हम बात करें जो चित्रकला के अच्छे नमूने हैं, उस चित्रकला के अच्छे नमूने आपको आगे चलकर
दिखाई देंगे कई सारी जगह पर, जिसमें से एक जगह है केलकत्ता केरल का मालाबार और कर्नाटका का एक जगह दिखाई दे बादामी। यहाँ पर भी आपको दो चित्र दिखाई देंगे जिनका संबंध मध्य पाषाण काल से है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला में मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में चित्रकला का बहुत अधिक विकास रहा, जिसमें प्रमुख विकास आपको भीमबेटका के में दिखाई दिया। इसके अलावा केरल के मालाबार क्षेत्र में मतलब केरल का जो तटवर्ती क्षेत्र है वहां पर, और दूसरा कर्नाटका के बादामी के क्षेत्र में भी आपको दिखाई दिया। ये प्रमुख चित्रकला के प्रमुख केंद्र रहे जो जिनका संबंध प्रागैतिहासिक काल से रहा। इसके बाद में जब हम आगे प्राचीन कालीन चित्रकला से जब हम और आगे आते हैं तो हमें इसके बाद में दिखाई देता है आद्य ऐतिहासिक कालीन चित्रकला। कौन सी ऐतिहासिक कालीन चित्रकला बेटा? आद्य ऐतिहासिक कालीन चित्रकला। और आद्य इतिहास को तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? आद्य इतिहास को तीन भागों में बांटा गया। इतिहास इसे तीन भागों में बांटा गया, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला आता है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा आता है ताम्र सभ्यता और तीसरा आता है वैदिक सभ्यता। ताम्र सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यता को एक और सभ्यता कहा जाता है कांस्य सभ्यता, क्योंकि कांस्य के कारण ये सभ्यता फेमस है। और इसे और नाम से आया जाता है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले जो स्पॉट मिले वो वर्तमान पाकिस्तान के आपको पंजाब प्रांत के हड़प्पा में मिले, जैसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ताम्र सभ्यता हड़प्पा सभ्यता दोनों एक दूसरे के समकालिक रही और ताम्र सभ्यता पुरानी है, क्योंकि सबको पता है तांबा प्लस टीन इजिकल टू होता है कांस्य। तो मतलब तांबा मिलेगा तभी टीन उसमें ऐड किया जाएगा और तभी कांसा बनेगा। मतलब पहले तांबा मिला, मतलब ताम्र सभ्यता का विकास पहले होगा, टीन और तांबा मिलकर कांस्य बना, तो मतलब इसका विकास कम हो बाद में होगा। पर हम सुविधा के लिए सिंधु घाटी सभ्यता को पहले पढ़ते हैं, विशेषताओं को देखते हैं और उसका तुलनात्मक रूप से हम क्या करते हैं, ताम्र सभ्यता से अध्ययन करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक फेमस सभ्यता थी जो वर्तमान उस समय की समकालिक सभ्यताओं की तुलना में बहुत अधिक विकसित थी। और समकालिक अगर सभ्यता की बात करें तो उस समय में आपको मिस्र की सभ्यता दिखाई देंगी और आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता दिखाई देंगी। ये दोनों ही सभ्यता की तुलना में हड़प्पा सभ्यता बहुत अच्छी सभ्यता थी, सुनियोजित सभ्यता थी, सुव्यवस्थित सभ्यता थी। और ये सब प्रमाण हमें वर्तमान में उत्खनन के माध्यम से हमें दिखाई दिए। वहां पर शोध कार्य किए गए जिसके माध्यम से पता चला, और उसी के माध्यम से हमें ये भी आगे पता चल रहा है कि इतिहास को केवल स्थापत्य के आधार पर नहीं बल्कि चित्रकला के आधार पर भी लिखते हैं। तो इस समय में जो चित्र मिले वो चित्र भी हमें कहीं ना कहीं उस समय के समाज का, उस समय की राजनीति का और उस समय के अर्थतंत्र का हमें अच्छा विवरण देता है। तो मतलब उस समय में चित्र कहाँ पर बने? वहां पर चित्र आपको दीवारों पर नहीं दिखाई दिए, खासकर आपको हमें चित्र दिखाई दिए वहां पर मुद्राओं के ऊपर हमें अंकन करते हुए दिखाई दिए। और मुद्राओं के ऊपर जब अंकन करते हुए चित्र दिखाई दिए तो उसके माध्यम से हमें पता चला कि उस मुद्राओं पर जो चित्र बने, ये अगर मातृ देवी के बने चित्र तो हमें समझ में आ गया कि भैया मातृ देवी से संबंधित चित्र बने हैं। तो स्वाभाविक रूप से मातृ देवी के चित्र में बताता है कि महिला की समाज में स्थिति अच्छी थी, क्योंकि वो प्रजनन करती थी, जिसके कारण क्या होता था, समाज बढ़ता था। और यही कारण रहा कि वहां पर मातृ देवी की पूजा की जाती थी। दूसरी बात, आपको वहां पर शिव जी के अवतार भी आपको दिखाई देंगे, जो बताता है कि शायद पूजा के एक रूप, एक देवता भी थे, जो बताता है। साथ में हमें ये भी पता चला कि उस समय में भैंसे भी थे, उस समय में बैल भी थे, उस समय में हमें घोड़े भी दिखाई दिए। घोड़े वहां पर दिखाई नहीं दिए, परंतु कुछ अस्थि पंजर हमें लोथल नामक जगह पर दिखाई दिए। गुजराती कुछ क्षेत्र में दिखाई दिए, आपको बाघ भी दिखाई दिए। तो इसके माध्यम से हमें पता चला कि कौन कौन से जानवर हड़प्पा सभ्यता में थे, उपस्थित थे, जिसकी जानकारी हमें थी। साथ में हमें यह भी पता चला कि भैया इन मुद्राओं पर अंकन है, तो मुद्राओं का उपयोग व्यापार करने के लिए किया जाता, मतलब व्यापार भी उस समय में अच्छी स्थिति में था। ये सब जानकारी हमें पता चल पाई मुद्राओं पर। तो ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के इतिहास लेखन में केवल
उत्खनन कार्य ने ही महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, बल्कि चित्रकला ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो चित्रकला हमें मुद्राओं के ऊपर दिखाई देती, जिसके माध्यम से सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति का अच्छा विवरण मिलता है, और इसी के माध्यम से हम इतिहास को लिख पाते हैं। पर ताम्र सभ्यता की अगर हम बात करते हैं, तो ताम्र सभ्यता के विषय में, क्योंकि पिछड़ी सभ्यता थी, तुलनात्मक रूप से सिंधु घाटी सभ्यता की तुलनात्मक रूप से पिछड़ी हुई सभ्यता थी, और पिछड़ी हुई सभ्यता होने के कारण इसका उतना अच्छे से विकास नहीं हो पाया, इसलिए हमें चित्रकला का उतना हमें यहाँ पर कुछ अवशेष दिखाई नहीं दी। और ऐसा ही कुछ वैदिक सभ्यता में भी दिखाई देते, क्योंकि वैदिक सभ्यता एक पलायन करने वाली, लगातार पलायन करने वाली सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता की तरह एक नियोजित सभ्यता नहीं थी, हड़प्पा सभ्यता की तरह एक शहरी सभ्यता नहीं थी, बल्कि एक गांव वाली सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। इसी कारण यहाँ पर भी हमें चित्रकला का उतना अच्छा विकास नहीं दिखाई देता है, जितना कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता में हमें दिखाई देता है। तो यहाँ तक कि हमने देखा आद्य ऐतिहासिक कालीन चित्रकला, और उसमें भी हमने सिंधु घाटी कालीन चित्रकला को भी हमने देख लिया। अब इसके ऊपर कभी अगर प्रश्न बनेंगे तो आप उसे सॉल्व करने की हमेशा क्या रहोगे, कंडीशन में रहोगे। अब आते हम ऐतिहासिक मतलब प्राचीन कालीन, उसमें ऐतिहासिक चित्रकला, और ऐतिहासिक चित्रकला में हम कई सारी चित्रकलाओं को देखेंगे। पर चित्रकलाओं को देखने से पहले यदि वीडियो लंबा लग रहे हैं तो थोड़ा सा पुश करके थोड़ा सा घूम के आ जाओ, और उसके बाद में देखो प्राचीन काल में ऐतिहासिक चित्रकला। अब प्राचीन काल में ऐतिहासिक चित्रकला तो मैंने आपको बौद्ध धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और गुप्तकालीन चित्रकला आपको मुझे बताना था। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो चित्र बने, बौद्ध धर्म आपको यहीं पर समझ में आएगा कि बौद्ध धर्म जब चला तो आगे चलकर दो भागों में बढ़ गया। एक भाग था महायान और एक भाग था हीनयान। महायान और हीनयान दोनों में ही चित्रकला का विकास हुआ। महायान के द्वारा जो बौद्ध धर्म का चित्र बनाया गया, उसमें चित्र उपदेशक के रूप में बनाया गया, मतलब क्योंकि हीनयान के अंतर्गत महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष का दर्जा दिया गया, न कि देवता का, बल्कि हीनयान में बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध को क्या देवता का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पर धर्म मतलब व्यक्ति को पुरुष ना कहते हुए भगवान के रूप में, चित्र के रूप में बताया गया, और यहाँ पर महापुरुष के रूप में चित्र का बताया गया। इस समय में चित्रकला का विकास यदि हम देखें तो आपको कई सारी जगह पर दिखाई देगा। जैसे अगर हम कई सारे क्षेत्र अगर देखें, शासकों के नाम के आधार पर देखें, तो शासकों कुषाण के समय में आपको चित्रकला का अच्छा विकास दिखाई देगा। इसी के बाद में आपको जैन धर्म से संबंधित चित्रकला, जैन धर्म से संबंधित चित्रकला की अगर बात करें तो जैन धर्म से संबंधित चित्रकला की खास विशेषता रही कि ये 3 रूपों में बनते थे, मतलब ताड़पत्र पर, ताम्रपत्र पर और पट्टचित्र। ताड़पत्र पर मतलब पत्ता वगैरह रहता है, छाल, उसके ऊपर बनाए जाने वाले। ताम्रपत्र पर मतलब तांबे के ऊपर, और पट्टचित्र मतलब दीवारों पर बनाए जाने वाले चित्र। ये जैन धर्म से संबंधित चित्रों की खास विशेषता थी। पर इसकी खास विशेषता ये थी कि जैन धर्म से संबंधित जो चित्र बने, उन चित्रों का आकार भाव विहीन था। मतलब क्या था? भाव विहीन, मतलब भाव शून्य, शून्यता का कोई भाव नहीं। कोई भी व्यक्ति का चित्र बना बस ऐसे खड़े, किसका चित्र बना, क्या बना, कुछ नहीं, बस भावहीन। और दूसरी बात ये थी कि जो उनकी जो आंखें थी, वो कान आंख, नाक से शुरू होकर कानों तक कहती थी बड़ी बड़ी, होठ बहुत बड़े बड़े, नाक बड़े बड़े रहते थे। ये इनकी खास विशेषता रही। दूसरी विशेषता ये रही कि इनके द्वारा चित्रों को बनाते समय में सोने और चांदी की शाही का प्रयोग किया गया। ये भी प्रमुख विशेषता रही ये प्राचीन कालीन चित्रकला में, जैन चित्रकला की। पर इस चित्र में किसका चित्र बनाया गया है, वो चित्र का नाम, चित्रकार का नाम नहीं, बल्कि चित्र जिसका बनाया गया उसका नाम नीचे लिख दिया जाता था। यदि आप बहुत सारी जगह पर घूमोगे जैन चित्रकला, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैन चित्रकला की क्या विशेषता है। गुप्तकालीन चित्रकला, गुप्तकालीन चित्रकला की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं अगले लेक्चर में उसको थोड़ा सा और बड़ा बनाने की कोशिश करूंगा। तो गुप्तकालीन चित्रकला में अगर हम बात करें, तो गुप्तकालीन चित्रकला की मैं केवल विशेषता बता रहा हूँ। मैं अजंता एलोरा आपको लेकर नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको सदर्न पोर्शन में नहीं लेकर जा रहा हूँ, मैं आपको छत्तीसगढ़ नहीं लेकर जा रहा हूँ, मैं आपको मध्य प्रदेश नहीं लेकर जा रहा हूँ। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप ये बस समझिए कि इस समय में जो चित्र बने
वो चित्र की खास विशेषता है कि सभी धर्मों के चित्रों को बनाया गया, जो बताता है कि उस समय में सर्वधर्म समभाव, सहिष्णुता की भावना, टॉलरेंस की भावना कहीं ना कहीं थी। मतलब हमारे देश में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के कभी भी धर्म के आधार पर युद्धों को नहीं लड़ा गया। ये बात आपको अभी अगर क्लियर हो जाएंगी तो पॉलिटी के लेक्चर भी आपको समझ में आ जाएगा, जिसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया, धर्मनिरपेक्षता। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि राज्य का धर्म से दूर होना, परंतु भारत में राज्य का धर्म से दूर होना कहीं ना कहीं नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर धर्म को कहीं ना कहीं नैतिकता की दृष्टि से देखा जाता है, और नैतिकता कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ाती है। तो उस समय में हम एग्जाम्पल लेते हैं हमारे प्राचीनकालीन सोर्सेस का, जो बताता है कि भारत में कभी भी धर्म के आधार पर युद्ध नहीं लड़ा गया। तो हमारे यहाँ पर सर्वधर्म समभाव को हम धर्मनिरपेक्ष मानते हैं, ना कि अंग्रेजी या फिर वेस्टर्न थ्योरी को मानते हैं, जहां पर धर्म के आधार पर 100 साल, 30 साल, 7-7 सालों के लगातार युद्ध होते रहे। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी बातें यहाँ अगर समझ में आ जाती है तो आर्टिकल 25 से लेकर आपको 28 तक के, और जो 42वें संविधान संशोधन के तहत में जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष शब्द, इसकी व्याख्या करना आपको बहुत अधिक सरल हो जाता है। तो मैं यहाँ तक इन बातों को रखना चाहता था। इसके बाद में हम आगे के वीडियो में प्राचीनकालीन चित्रकला के जो प्रमुख क्षेत्र रहे, जैसे अजंता, एलोरा, जैसे बादामी, जैसे कि आप जाओगे छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र है, तो हम उन क्षेत्रों को कवर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और आगे चित्रकला को लेकर चलेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके पहले आप लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के बाद में आप 2 से 4 प्रश्न लिखिए। पहला प्रश्न, हड़प्पा कालीन चित्रकला की खास विशेषता। जैन धर्म से संबंधित बने चित्रकला की खास विशेषता। और दूसरा, ताम्र सभ्यता और वैदिक सभ्यता में चित्रकला का विकास क्यों नहीं हो पाया। एक एक पॉइंट लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि एक एक पॉइंट में ही आप समझा पाओगे। यदि आपको वीडियो फिर से अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए, और वीडियो को बहुत अधिक शेयर करिए। थैंक यू।